नमस्कार दोस्तों। फिर से आपका स्वागत है होमवर्क के 7th पार्ट में। दोस्तों, आगे के जो पार्ट आपने देखे हैं उसमें कुछ न कुछ आपसे मैंने होमवर्क करवाया है, कुछ काम की भी बातें बताई है, लेकिन जितना मैं चाहता था इतने लाइक्स नहीं मिले हैं। बहुत आप फॉरवर्ड भी कम कर रहे हो, तो ये इससे पता चलता है कि इंटरेस्ट आपका थोड़ा कम हो रहा है। तो अभी मैं जो टॉपिक्स लाया हूँ वो आप सबके फायदे के लिए है, ये पैसे के रिलेटेड है। तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना इनको थोड़ा इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताया जाए आप लोगों को, और इस तरह से हम पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कैसे करेंगे, वो सब ये पिछले नेक्स्ट 3 एपिसोड में मैंने दिखाने की कोशिश की है। तो आज का जो एपिसोड है वो मैंने पोस्ट ऑफिस के ऊपर बनाया है, इंडियन पोस्ट ऑफिस, और उसका मैंने नाम दिया है पोस्ट में पैसे डाले क्या। तो आपको अगर इन्वेस्ट करना है पोस्ट में तो करना चाहिए या नहीं, और क्या क्या स्कीम्स है पोस्ट की, उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देना चाहता हूँ इसके माध्यम से। तो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्टमेंट करने के लिए अभी जो कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा जो है, टेक्नोलॉजी के कम्युनिकेशन जो फैसिलिटीज है वो इतनी एडवांस हो गई है कि आपको कुछ मैसेज भेजना है व्हाट्सएप, या 2 मिनट में दुनिया के कोई भी कोने में कुछ होता है तो हर जगह पे पहुंच जाता है। तो इसलिए पोस्ट की जो पहले लेटर वगैरह जो हम लिखते थे उसकी अहमियत बहुत कम हो गई है, ऑलमोस्ट जीरो हो गया है। आप याद करो, आपने लास्ट कब किसी को लेटर लिखा था, आपको याद भी नहीं होगा। तो पोस्ट में जो इसके लिए हमारा ध्यान इसके ऊपर से थोड़ा हट गया है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट में इन्वेस्ट करने से फायदे क्या है पोस्ट ऑफिस में। तो उसमें रिटर्न भी आपको बैंक के एफडी से ज्यादा मिलता है, और के पैसे सेफ है। सबसे पहले सेफ्टी की बात आती है, और इन्वेस्टमेंट में ऐसा रूल है कि डू नॉट कीप योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। तो आपको एक अलग अलग पॉकेट में आपको पैसे डालने चाहिए। तो ये भी एक अच्छा सा पोस्ट ऑफिस का भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तो उसमें बहुत सारी स्कीम्स है पोस्ट ऑफिस में। आप कोई भी अमाउंट से, छोटी अमाउंट है, आप 100 रुपए से लेके लाखों रुपए तक पोस्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं अलग अलग स्कीम्स के हिसाब से। तो वो जो स्कीम आपको कंफर्टेबल लगता है या आपके कन्वीनियंस के हिसाब से बराबर है, उसमें आप पैसे डाल सकते हैं। जैसे ये कुछ मेरे स्कीम्स के नाम लिखे हैं यहाँ पे, और इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। और दूसरा फायदा क्या है इसका, कि जो रिटर्न है वो आपको हमेशा, आप कोई भी बैंक से कंपेयर करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको ज्यादा ही मिलेगा। तो आपको जो इन्वेस्टमेंट के लिए जो रूल होता है, एसएलआर पॉलिसी होती है। एस मतलब सेफ्टी, सबसे पहले आप जहां भी पैसा लगा रहे हो वो सेफ होने चाहिए। दूसरा लिक्विडिटी, मतलब आपको जब चाहिए आप तुरंत निकाल सकते हो, ऐसा नहीं कि लॉक हो गए। और आर मतलब रिटर्न। तो ये सीक्वेंस में फॉलो करना है, पहले सेफ्टी देखनी है, फिर लिक्विडिटी देखनी है, और लास्ट में रिटर्न देखना है। तो ये तीनों अगर आपको अच्छा मिल रहा है, सेफ भी है पैसे, लिक्विडिटी भी है, और रिटर्न भी अगर मिल रहा है, तो इसमें डालना चाहिए। दूसरा इसमें इन्वेस्ट करने का फायदा ये है कि अभी के आप जो अभी का जो सिनेरियो आप देख रहे हो, कुछ सालों से, पिछले 5-7 साल से आप देख रहे हो, एवरी ईयर बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता जाए। आप जाओ तो अभी आज मुश्किल से 5% वो लोग दे रहे हैं, और वो भी उसमें भी अभी कम होने वाला है। कुछ बैंकों ने तो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया है। और यहाँ हम अच्छा है इंडिया में कि हम पैसे लगाते हैं तो बैंक वाले हमको इंटरेस्ट देते हैं। कुछ डेवलप कंट्रीज में आप पैसा जमा करते हो, उसके ऊपर आपको कोई ब्याज नहीं मिलता है। और कई जगह पे तो ऐसा भी है कुछ देशों में कि आपके पैसे गवर्नमेंट संभाल रही है, तो आपसे वो लोग चार्ज कर रहे हैं कि आपके पैसे हमने संभाल के रखे हैं तो आपको हमको कुछ देना पड़ेगा, हम आपको कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं देंगे। तो धीरे धीरे हमारे इंडिया में भी ये आएगा। और आप देख रहे हो बैंक्स में जो इंटरेस्ट कम हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। तो इससे अच्छा है आप पोस्ट में पैसे डालो, तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा और आपके पैसे की सेफ्टी भी रहेगी। तो आइए हम उसकी जो कुछ स्कीम्स है वो देख लेते हैं। ये थोड़ा स्टार्ट करने से पहले थोड़ी जानकारी दे रहा हूँ कि
सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर फॉर्म में मैंने लिए है 2-3 पेज, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव है। कौन से देश में सबसे ज्यादा पोर्टल सिस्टम है वर्ल्ड में? तो हम अगर इंडिया, आप देश प्रेमी हो और इंडिया, तो इंडिया का नाम फर्स्ट है। कुछ चीज में हमारा नंबर फर्स्ट है तो उसमें ये पोस्ट ऑफिस है। इसका नेटवर्क जो हमारा है वर्ल्ड में सबसे बड़ा नेटवर्क इंडिया में है। हमारे यहाँ चालू कब हुई थी पोस्ट ऑफिस? तो 1 अप्रैल 1854 में। ये भी एक इंफॉर्मेटिव है। अभी कितने पोस्ट ऑफिस है? तो इंडिपेंडेंस के बाद करीबन 23,000 पोस्ट ऑफिस थे इंडिया में, अभी वो बढ़ के 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हो गए। अभी हमको पैसे क्यों डालने चाहिए पोस्ट ऑफिस में? तो एक तो गवर्नमेंट जो है वो आपको सिक्योरिटी देती है आपके पैसे। गवर्नमेंट पीछे खड़ी है, बोले कुछ भी हो जाए हम बैठे हैं, आप चिंता मत करो, पैसे लगाओ। फिर एफडी फैसिलिटी जो है वो बहुत इजी है, और गवर्नमेंट भी उसमें भी गारंटी देती है। आप अगर एफडी भी लगते हो पोस्ट में तो गवर्नमेंट गारंटी देती है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बैंक से ज्यादा है। तो अगर आपने पैसे अभी बैंक में डाले हुए हैं तो धीरे धीरे मैच्योर होने पर उसको उठा के थोड़ा थोड़ा पोस्ट में, कुछ जो आपके हिसाब से स्कीम्स अच्छी लगे, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आप डाल दो। तो ये स्कीम्स कौन कौन सी है, मेजर स्कीम्स पोस्ट ऑफिस में, ये सारी मेजर स्कीम्स है। एक तो सेविंग अकाउंट, ये कॉमन है। कुछ स्कीम ये पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी स्कीम के लिए मैंडेटरी हो गया है। अगर आपको कुछ दूसरी स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो ज्यादातर ऐसी स्कीम है उसमें आपको पोस्ट ऑफिस का अकाउंट चाहिए ही चाहिए। तो उसमें खाली रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है, उसको बाद छोड़ के आप दूसरी जो है टाइम डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन, ये नेशनल MIS मंथली इनकम स्कीम है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट NSC, किसान विकास पत्र है, PPF का अकाउंट है, सुकन्या समृद्धि अकाउंट है। इसमें आप देखो हाईएस्ट 7.6 मिल रहा है। ये सबके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो बैंक में तो इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट 6-7%, और वो भी कम हो रहा है, इसमें भी कम हो जाएगा। जैसे वहां कम होगा तो आप जल्दी से इसमें पैसे अगर डालते हो तो आपका ये शायद हो सकता है कि ये डेट के पहले जो है वो रहेगा, या फिर, तो आप आइए एक एक स्कीम देखें। सबसे पहले पोस्ट ऑफिस में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन, वैसे तो नेट पे आपको सब मिल जाएगा, लेकिन मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं रहता है वो सब देखने का, तो मैंने इसको ब्रीफ करके यहाँ दे दिया है। तो एक तो सेविंग अकाउंट, ये जैसे मैंने बताया कि मैंडेटरी है सेविंग अकाउंट खोलना कुछ ज्यादातर स्कीमों में। इसमें आपको सेविंग अकाउंट खोलना पड़ेगा। उसके अंदर आप सिंगल नेम में या ज्वाइंट नेम में खोल सकते हो। हाँ, एक कंडीशन, एक आदमी एक ही अकाउंट खोल सकता है, दूसरा अकाउंट आपका पोस्ट ऑफिस में नहीं खोल सकता। माइनर हो आप तो 10 साल के ऊपर एज होनी चाहिए। 10 साल से कम उम्र के बच्चों का भी सेविंग अकाउंट नहीं खुल सकता है। 500 रुपए से आप खोल सकते हो, और मेंटेन जो बैलेंस करना है वो भी सिर्फ 500 रुपया है। और इसके अंदर ये फैसिलिटीज जो है, ATM, ई बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, चेकबुक, ये सब फैसिलिटीज पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में। ये दूसरी स्कीम देखे, वो है टाइम डिपॉजिट अकाउंट, या उसको टर्म डिपॉजिट भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन सही में टाइम डिपॉजिट, TD। तो इसमें क्या है, आप एक बार पैसा डालो और आपको मैच्योरिटी अमाउंट 1 साल, 2 साल या 5 साल के बाद आप ले सकते हो, जैसे आपकी जरूरत है। तो उसके हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। इस यहाँ मैंने दिखा है, देखो ये अगर 1 साल के लिए डालते हो तो 5.5% रहेगा। 5 साल के लिए आप डालते हो, इन्वेस्ट करते हो, तो 6.7% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। फिर मिनिमम अमाउंट जो है वो 1,000 रुपये है, और मल्टीपल्स ऑफ 100 रुपीज, मतलब 1,000 रुपये आपको कम से कम डालने पड़ेंगे, एक बार करना है इन्वेस्टमेंट, और इन मल्टीपल्स ऑफ 100 या 100 के मल्टीपल्स। मैक्सिमम अमाउंट के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो इतना पैसा डाल सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे मैंने बोला है कि डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स के हिसाब से होता है। इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली कैलकुलेट होता है, और 5 लाख रुपया अगर मान लो, आप जस्ट एग्जांपल लिया है, 5 लाख रुपया 5 साल के लिए डाल देते हो, तो हर साल आपको ये 34,000 रुपये के करीब मिलेगा एवरी ईयर। फिर थर्ड देखिए, ये नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसको RD बोलते हैं। तो इसमें भी अगर स्मॉल अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है तो हर महीने अगर आपको पैसे डालने हैं कुछ ना कुछ, तो वो आप हर महीने जमा कर सकते हो, और मैच्योर्ड होगा 5 साल के बाद। इसमें भी आपको जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो है वक्त 100 रुपया। 100 रुपये से लेके आप कोई भी अमाउंट तक हर महीने डालना होता है।
तो जैसे मतलब ये सभी लोग कर सकते हैं, इसमें आपको जाना भी नहीं होता, एजेंट जो होता है वो आपके घर से आके कलेक्ट कर जाता है, आपको कोई जाना नहीं, एक बार फिजिकली अपीयर होना होता है पोस्ट ऑफिस में बस, बाकी सब काम एजेंट कर देते हैं। एक से ज्यादा भी अकाउंट आप खोल सकते हो आपके नाम के, तो ज्यादा पैसे 3 जगह पे आपको, बच्चों के लिए अगर कर रहे हो तो दोनों 2 या 3 बच्चे हैं तो उनके लिए भी अलग अलग आपके नाम से या उनके नाम से भी खुलवा सकते हो। ऑप्शन है प्रीमेच्योर आपको करना ही है, ऐसे 5 साल के लिए होता है, लेकिन 3 साल के बाद भी आपको कुछ कंडीशंस है जिसमें आपको प्रीमेच्योरिटी हो सकती है। और अगर आपको 5 साल के बाद पैसे नहीं चाहिए ये स्कीम में, वापस आपको जरूरत नहीं है, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हो। फिर देखिए सीनियर, ये खाली सीनियर सिटीजन के लिए, आप 60 के ऊपर हो या आपके घर में कोई है 60 साल अब वो सीनियर सिटीजन, तो उनके लिए है मिनिमम 60 इयर्स एज रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट इन्वेस्ट वंस, एक बार पैसे डालो और क्वार्टरली इंटरेस्ट पाओ, हर 3 महीने आपको पैसे मिलते जाएंगे। मिनिमम अमाउंट इसमें भी 1000 रुपए है, मल्टीपल्स ऑफ 100, मैक्सिमम 15 लाख। आप 15 लाख रुपए एक साथ डाल सकते हो अगर पड़े, और इसमें क्वार्टरली इंटरेस्ट क्रेडिटेड जो होता है, नहीं विड्रॉ किया था आपको, हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट जमा हो जाता है आपके सेविंग अकाउंट। लेकिन आप उसमें अगर आप पैसे नहीं लेते हो, विड्रॉ नहीं करते हो, तो उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, ये कंडीशन है। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए जिनको पैसे की जरूरत पड़ती है और उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो सेफ रहे और हर खर्चे के लिए थोड़े थोड़े पैसे उनको चाहिए, तो ये आप इसमें इन्वेस्ट वो लोग कर सकते हैं। फिर है ये MIS, यहाँ पे कंफ्यूजन है, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम, MIS जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, लोग ऐसे समझते हैं मंथली इनकम स्कीम में हर महीने हमको पैसा भरना पड़ता है, वो कहाँ पे है, रिकरिंग डिपॉजिट में, इसमें नहीं है ऐसा। MIS में क्या है, आपको इन्वेस्ट एक ही बार करना है, लेकिन आपको जो रिटर्न है वो हर महीने मिलेगा। कैसे, जैसे आपने एक बार पैसे डाल दिए, तो जितने पैसे डाले हैं उसके हिसाब से उसका जो इंटरेस्ट होगा वो आपको हर महीने मिलता जाएगा। तो यहाँ पे भी मिनिमम अमाउंट ये है अकाउंट खोलने के लिए 1000 रुपए है, और मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट है वो 4.5 लाख रुपए। अगर आपका अकाउंट सिंगल नेम से है, आप खुद का एक ही नाम से खुलवा सकते हो, खुलवाते हो अगर अकाउंट, तो 4.5 लाख रुपए है। और मैक्सिमम अमाउंट आप 2 नाम, आप और आपके वाइफ का, या 2 नाम, कोई भी 2 नाम के साथ में आप अकाउंट खोलते हैं तो उसमें लिमिट है 9 लाख रुपए की। और आपके पास मान लो पैसे है और 9 लाख रुपए आपने एक बार डाल दिए, तो हर महीने ये करीबन 5000 रुपए, 4950 एवरी मंथ आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन योर सेविंग अकाउंट वेयर ROI इज जस्ट 4%। यहाँ पे आपका जो सेविंग अकाउंट है उसमें ये आपका जो ये इंटरेस्ट है वो अपने आप क्रेडिट होता जाएगा। लेकिन यहाँ फिर क्या होगा कि यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो खाली 4% है। तो इससे अच्छा है आप ये जो इंटरेस्ट के पैसे हर महीने ये 5-5 हजार रुपए जमा हो रहे हैं आपके, उसको उठा के कोई RD स्कीम में डाल दो, वो एजेंट ही कर लेगा, वो सब बोलेगा आप आपके पैसे यहाँ से मैं उठा के इसमें डालवा देता हूँ और हर महीने इसमें से कटते जाएंगे, वो आप चेक से आप दे सकते हो। फिर है NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें भी आप 1 साल में डालो तो आपको पता है बहुत कॉमन है, लोग टैक्स सेविंग के लिए यूज करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं इसमें। एक बार पैसा डालो और 5 साल के बाद मैच्योरिटी, मिनिमम अमाउंट 1000 रुपया है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। ये बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंडर में, ये मतलब टैक्स बेनिफिट आपको मिलेगा, आपका टैक्स में से कम हो जाएगा, कटौती हो जाएगी। अगर आप ये दिखाते हो कि मैंने NSC परचेज किए हैं, तो वो आपको इनकम टैक्स में से ये डिडक्शन हो सकता है, इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर दूसरा ऐसा ही है किसान विकास पत्र, उसमें भी क्या है कि एक बार आप पैसे डालो, लेकिन इसमें आपका जो मैच्योरिटी है वो 124 मंथ, मतलब 124 महीने के बाद, मतलब 10 साल और 4 महीने हो गए, 10 साल के बाद आपको मैच्योर, मतलब आपको ऐसी है, आपके पास ऐसे पैसे की आपको जरूरत ही नहीं है, अभी एक्स्ट्रा बहुत पैसे पड़े हैं तो इसमें आंख बंद करके डाल सकते हो। 10 साल के बाद भूल जाओ, 10 साल के लिए मिनिमम अमाउंट 1000 रुपये ही है, लिमिट मैक्सिमम का कोई अमाउंट नहीं है। प्री मैच्योरिटी पीरियड फॉर मिनिमम 30 मंथ्स, 30 महीने के पहले आप किसी भी संजोगों में
आप पैसे निकाल नहीं सकते। उसके बाद कुछ डिडक्शन होकर आपको मिल सकते हैं पैसे, जरूरत है तो। और इसमें एक एडवांटेज है, कैन बी ट्रांसफर टू अनदर नेम इन केस ऑफ डेथ। अगर आपका डेथ हो गया तो आपके पीछे कोई भी नाम जो नॉमिनेशन है उसके नाम पे ट्रांसफर हो सकता है, उसको भी पैसे उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये एक एडवांटेज है। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, 10 साल तक आपको ये पैसे भूल जाने पड़े। तो ऐसा कुछ डेढ़ अमाउंट आपके पास ऐसा है, कुछ अमाउंट जो आप डालना चाहते हो तो एक साथ डाल दो इसके अंदर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसमें देखो आप, अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें भी आपको। ये किसान में 6.9 करीबन 7% है, वो अभी ड्रीम हो जाएगा 7% इंटरेस्ट। तो कुछ सालों में आप देखना, आप लकी पाओगे अपने आप को, आई एम गेटिंग इंटरेस्ट 7%। फिर ये एक पीपीएफ अकाउंट है, ये आप जो जॉब करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, उनका जो सैलरी में से फरवरी में जो ईयर एंडिंग होता है, वहां जहाँ जॉब करते हैं वहां से वो सीधा सैलरी में जो उनका सैलरी आता है मार्च का, उसमें सीधा वो पैसे ऑफिस वाले काट लेते हैं। बोले क्यों, बोले आपने इन्वेस्टमेंट का आपका टैक्स होता है तो इतना हमको काटना, टीडीएस जिसको बोलते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, उसमें ज्यादा पैसे कट जाते हैं। तो ये आपको लास्ट मोमेंट पे आपको पता चलता है कि मेरे को कहीं पे इन्वेस्ट करना है, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख रुपए एक साथ डाल सकते हो, और साल में आपको एक ही बार 500 रुपया भरना है। तो आपको जैसे सेविंग अकाउंट खोलते हो वैसा है, सेविंग अकाउंट जैसा अकाउंट है जिसका नाम है पीपीएफ अकाउंट। इसमें आपको ये कंपलसरी है, लेकिन हर साल आपको एक बार कम से कम 500 रुपये भरने पड़ेंगे फाइनेंशियल ईयर में। नहीं भरते हो तो 50 रुपया पेनल्टी लगती है, अगले साल 550 भर देना, इस बार भूल गए तो। दूसरा कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन वो गिना नहीं जाएगा, गए आपके पैसे 50। फिर मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख, एक साल में आप 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो। और डिपॉजिट कितने भी टाइम आप कर सकते हो, मल्टीपल्स ऑफ 50 रुपीज। जैसे जैसे आपके पास पैसे आ रहे हैं साल में, ऐसे ऐसा नहीं है कि एक ही बार डालना है। मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख है, लेकिन वो आप इंस्टॉलमेंट में भी डाल सकते हो। अच्छा, इसमें एडवांटेज देखो क्या है, इंटरेस्ट जो अर्न होगा वो टैक्स फ्री है। जो इंटरेस्ट अभी आपको पता है, जैसे आपका सेविंग बैंक में भी अगर जो पैसा पड़ा है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अगर आ रहा है तो वो टैक्सेबल है, उस पर टैक्स लगता है। भरते नहीं है आप, दिखाते नहीं है, वो अलग बात है। 2-3 अकाउंट, एक ही अकाउंट दिखा देते हैं लोग इनकम टैक्स में, लेकिन सही में वो इनकम जो सेविंग बैंक का आपका जो अकाउंट है उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है हर साल में, वो टैक्सेबल है। इसमें टैक्स फ्री है आपका इंटरेस्ट, इसमें टैक्स नहीं लगता। और इसमें बेनिफिट ऑफ टैक्स रिडक्शन अंडर ईटीसी इनकम टैक्स है। विड्रॉल है वो 5 साल के बाद ही होगा, वो फिक्स है, इसमें बीच में कोई बात नहीं पैसे निकालने की। और विड्रॉल अमाउंट भी 4 साल के बाद आपका जो बैलेंस है उसका आधा ही मिलेगा आपको। मतलब आपने 4 लाख में 4 साल में 1-1 लाख करके 4 लाख रुपए भरे हैं हर साल, मान लो आप 1-1 लाख रुपए भरते हो, तो 4 साल के बाद आपका जमा होगा 4, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला होगा वो, उसका आधा ही पैसा आपको मिलेगा। विड्रॉ कर सकते हो, बाकी आप विड्रॉ कर नहीं सकते। तो जिसको ये इसके लिए अच्छा है, पैसे हाथ में आते हैं, कहीं ना कहीं उड़ा दिए, कहीं टूर बना लिया या टूर पे चले गए या कहीं कुछ खरीदी कर लिया, शॉपिंग कर लिया, तो इसमें आप चाहे तो भी नहीं निकाल सकते हो। तो इसमें एक डाल दो तो अच्छा है, आपका सेविंग अपने आप अच्छी तरह से होता जाएगा। और अकाउंट एक बार आपने खोल दिया, वो 15 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। लेकिन उसको आप हर 5 साल के लिए चाहो इतनी बार एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये आप बच्चों के भी खुलवा सकते हो माइनर में, ये आप अकाउंट खोल दो। आप सबके घर में 4 मेंबर्स है तो मेरे हिसाब से तो चारों को एक एक अकाउंट खोल देना चाहिए। बैंक में कहीं पे खोल दो या पोस्ट ऑफिस में, लेकिन सबके पास एक पीपीएफ का अकाउंट होना चाहिए हर आदमी के पास, ऐसा मेरा मानना है। और लास्ट ये स्कीम, ये इसके बारे में भी बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। ये बहुत अच्छी स्कीम है, इसमें हाईएस्ट आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है 7.6% गवर्नमेंट देती है। वो है सुकन्या समृद्धि अकाउंट, SSA। लेकिन ये अकाउंट कौन खोल सकता है, लड़की है जिसके पास लड़की है, लड़की के पेरेंट्स, और वो लड़की की उम्र भी कितनी होनी चाहिए, 10 साल से कम। मतलब आपके घर में आपकी कोई छोटी बेटी है जिसकी आयु 10 साल से कम है, तो आप ये उसके नाम से ये अकाउंट खोल सकते हो। और ऐसी 2 ही लड़कियों के ऊपर ये परमिट
रिस्ट्रिक्टेड है, 2 से ज्यादा नहीं, 3 बच्चे है तो नहीं हो सकता, लड़कियां 3 है तो नहीं, सिर्फ 2 के ऊपर खोल सकते हो। और ये 10 साल से कम एज होना चाहिए उसका, वो भी एक कंपल्सरी है। हाईएस्ट रेट जो पोस्ट ऑफिस में सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 7.6%। दूसरा, ये 250 रुपये आपको हर साल एक बार भरने होते हैं, मिनिमम यू टू डिपोजिट 250 रुपीज, और मैक्सिमम अमाउंट उसमें आप 1.5 लाख रुपए भर सकते हो, और 50 रुपए के इंस्टॉलमेंट्स में भी चाहे इतनी बार भर सकते हो। 15 साल के लिए ये आपको पैसे भरने होते हैं। इंटरेस्ट यहाँ भी जो अर्न होता है वो टैक्स फ्री है, टैक्स बेनिफिट ऑफ टैक्स डिडक्शन अंडर 18 एटीसी इनकम टैक्स के एक्ट में ये डिडक्शन भी है। विड्रॉल कब होगा, पैसे हमको वापस कब मिलेंगे, आपको नहीं मिलेगा, लड़की को ही मिलेगा, उसके नाम से अकाउंट मिलेगा। विड्रॉल विड्रॉल कब होगा, जब वो 18 साल लड़की के एज खत्म कर लेगी या 10th स्टैंडर्ड पास कर लेगी, ये दोनों में से उसको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि ये कंप्लीटेड 18 ईयर्स या क्लियर्ड एसएससी एग्जाम, 10th स्टैंडर्ड उसने क्लियर कर लिया है, पास होने के बाद चाहे आयु 17 है तो भी चलेगी, 16 है तो भी चलेगी, लेकिन वो 10th पास या 18 सर जो भी है उसमें से वो उसके पहले आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और विड्रॉल अमाउंट कितना है, 50% ऑफ प्रीवियस बैलेंस, ये वो भी आपको 50% ही मिलेगा। प्री मैच्योरिटी आफ्टर 5 years इन केस ऑफ डेथ होल्डर टू नॉमिनी, ये अगर कोई जिसके नाम पे है उनका डेथ हो गया है और उसका जो नॉमिनी है उसको 5 साल के बाद पैसा मिलेगा, नॉमिनी को जिसका नाम नॉमिनेशन में रजिस्टर करवाया है वो। और क्लोज कब होगा ये अकाउंट, 21 साल के बाद, और मैच्योरिटी डेट आफ्टर डेट ऑफ ओपनिंग, 21 साल के बाद ये अकाउंट खत्म हो जाता है। क्लोजर अलाउड एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब लड़की की शादी होती है 18 साल की आयु खत्म होने के बाद, और वो कब ले सकती है, शादी के 1 महीने पहले और शादी के 3 महीने के बाद, ये टाइम में 1 महीना पहले और शादी के 3 महीने के बाद में ये अमाउंट पूरा विड्रॉ कर सकती है। ये बहुत अच्छा स्कीम है। तो ये अगर आपके घर में लड़कियां हैं तो ये, और आयु 10 साल से कम है, तो ये सबसे अच्छा स्कीम पोस्ट ऑफिस का अभी तक का यही स्कीम है। अगर आप एलिजिबल हो तो उसमें आप सीधा डाल दो। उसमें एक 2-3 नोट्स लिखे, देखो ये अभी पहले जैसे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं आते, जैसे आप बैंक में पासबुक मिलती है वैसे 12 डिजिट का अकाउंट नंबर वाली आपको पासबुक कोई भी स्कीम में आपको यही मिलेगी, लाल कलर का एक पेज वाली पासबुक आ जाती है। नॉमिनेशन विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल स्कीम, आपको ये नॉमिनेशन करवाना जरूरी हो गया। अभी पोस्ट वालों को बहुत पैसे ऐसे पड़े हैं जो पैसे रख के चले गए, नॉमिनेशन नहीं करवाया है, और बच्चों को मालूम नहीं है, या वो चाहे तो इतना लंबा प्रोसीजर है कि वो निकाल ही नहीं सकते वहां से पैसे, इसलिए वो लोग ने नॉमिनेशन मैंडेटरी कर लिया है। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज, आप खुद मत जाओ, किसी एजेंट को ही पकड़ो, तो एजेंट को क्या है, उसके आप इन्वेस्ट करते हो उसके ऊपर कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें से आपको अच्छा खासा कमीशन भी मिल जाएगा। और एजेंट को बोलो भाई मेरा को, मैं आप यहाँ पैसे डालता हूँ तो मेरा को कितना मिलेगा, मेरे को कितना पैसा दोगे, वे आपको अच्छा खासा कमीशन भी दे देगा। अभी ये आपको मतलब अच्छा, अभी ये स्कीम्स आपको अच्छी लगी तो आप बोलोगे हाँ मेरा तो इन्वेस्टमेंट नहीं है इसमें, मुझे करना चाहिए। तो आप देखो कैसे आप पोस्ट में किस तरह का प्रोसीजर है, सिंपल प्रोसीजर है, बहुत सिंपल है, दिखा दिया है। फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लो, देख लो आप एलिजिबल हो के नहीं। दूसरा, एलिजिबल हो तो पास के वाले पोस्ट ऑफिस में चले जाओ, और स्कीम्स आपकी जो है एरिया आपका पसंद कर लो, स्कीम कौन सी है और एरिया कौन से एरिया में पोस्ट ऑफिस है, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है आप एजेंट को पकड़ते हो, वो अपने घर के पास वाली पोस्ट ऑफिस में आपका अकाउंट खोल देगा, आपको पता ही नहीं है। तो ये आप मालूम करोगे आपके घर के पास, क्योंकि वो तो नहीं रहेगा कल, तो आपको तो लेना है ना पैसे, आपके चला गया वो कहीं से, तो आपके घर वाले एरिया में, पास वाले एरिया में ही अकाउंट खोलना अच्छा है। वैसे तो आप कहीं पे भी खोल सकते हो। अभी एजेंट को बोलना है कि मुझे ये स्कीम में पैसे डालने हैं या सेविंग अकाउंट खोलना है, तो आपको फॉर्म दे देगा। आप ये ज्वाइंट अकाउंट से खुलवाओ, वो ज्यादा बेहतर है। पोस्ट ऑफिस में 2 नाम होने चाहिए, 2 रखो तो अच्छा है। ज्वाइंट अकाउंट के साथ आप और आपकी वाइफ के नाम का खोल दो, और बच्चों के नाम नॉमिनी में डाल दो। मेजर होने चाहिए बच्चे, मेजर है तो ज्यादा अच्छा, माइनर होगा तो भी चलेगा। और उसके बाद एजेंट को बोल दो, रिक्वेस्ट करो भाई मेरा फॉर्म भर दे, और आप
फॉर्म भरने से पहले, सबमिट करने से पहले वो सब डिटेल, आपका नाम, स्पेलिंग वगैरह सब बराबर चेक कर लो। एक बार वो गड़बड़ हो गया फिर प्रॉब्लम होता है बहुत। स्पेलिंग वगैरह सब चेक कर लो और उसके बाद ये फॉर्म साइन करके उनको दे दो। और साथ में आपको क्या रखना है, चाहिए डॉक्यूमेंट्स में पान और आधार के फोटोकॉपी, सेल्फ अटेस्टेड कलेक्ट करो, पासबुक और चेकबुक आपके सेविंग अकाउंट एजेंट से। और एक बार अकाउंट आपका खुल गया फिर आप दूसरी कोई भी स्कीम में पैसे आराम से डाल सकते हो। उसमें आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं। यहाँ पे भी कुछ नोट्स मैंने से दिए हैं। ऑलवेज प्रीफर टू इन्वेस्ट थ्रू एनी एजेंट टू अवेल गुड कमीशन। आपको कमीशन चाहिए, लेना ही है, क्यों नहीं छोड़ देना है। वो एजेंट को ही बोलो कि मुझे डालने हैं पैसे, तो खुद मत जाओ, एजेंट से ही डलवाओ। दूसरा है, आप अकाउंट जब खोलते हो तो एक बार आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा। वो पोस्ट मास्टर आपको एक बार बुलाएंगे मुंह दिखाई के लिए। एक बार आपको जाके दिखा देना है मुंह कि भाई हाँ मैं ही हूँ। एजेंट भी रहेगा साथ में आपके। अच्छा, अभी आपका सेविंग अकाउंट है, एक बार आपने सेविंग अकाउंट खोल लिया, फिर आपको पान और आधार की दूसरी कोई स्कीम में खोलने के लिए जरूरत नहीं है। उसका जो अकाउंट नंबर है वही मेंशन कर दो तो चलेगा। वो दूसरे आपको दूसरी स्कीम में पैसे डालने के लिए कोई जरूरत नहीं है कोई भी प्रूफ देने की। ये पोस्ट में एक अच्छा सिस्टम है। और ये भी आपको पता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ स्कीम ऐसी है जैसे एनएससी वगैरह है, उसमें आपको अकाउंट खोलने की भी जरूरत नहीं, आप सीधा जाके परचेस कर सकते हो। लेकिन कुछ स्कीम ऐसी है जिसमें नहीं चाहिए, लेकिन ये अकाउंट खोल लेना अच्छा होता है। और ये जो इन्वेस्ट करते हो आप रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम में, जो मंथली हर महीने आप पैसे भरते हो जमा, तो उसमें क्या करते हैं एजेंट, ये आपको पता होना चाहिए, अपना वो कार्ड जैसा बना के देते हैं। ये सिस्टम ही है ऐसा, सब जगह पे एजेंट जो होते हैं, तो आपके पासबुक में तो वहां पे एंट्री होगा, लेकिन वो लोग पेन से आपको हाथ में, जब आपके पास से पैसे ले जा रहे हैं तो आपको कार्ड में वो साइन करके दे देते कि मैंने आपसे ये महीने के इतने पैसे लिए, चेक है जो भी, कैश है जो भी है, अब जिस तरह से पे करते हो। तो ये पैसे आप उनको जब दे देते हो तो ये वो लोग आपको एंट्री तो करके दे देते हैं, लेकिन वो पैसे वहां पे कनेक्शन, तो वहां पे एंटर हुए कि नहीं वो आपको साल में एक बार चेक कर लेना है। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि उनके ऊपर भी भरोसा नहीं, ऐसा नहीं कि सब नहीं करते हैं, लेकिन आपको खुद इतना ध्यान रखना है कि एक बार एंट्री साल में चेक कर लो कि जितने मैंने पैसे साल में दिए उसके पे एंट्री हुआ है कि। और ये आपको एक इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, ओनली डिपार्टमेंट अंडर गवर्नमेंट ये आता है पोस्ट ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर में पोस्ट का जो है वो डिपार्टमेंट आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। और एक ही गवर्नमेंट में जो है ऐसा डिपार्टमेंट जो कम से कम छुट्टियां लेता है। वैसे पुलिस में भी कम छुट्टियां होती है, लेकिन उनके पास पावर होते हैं ज्यादा और एक्स्ट्रा इनकम भी उनका होता है। ऐसे इनके पास कोई ऐसा स्पेशल पावर नहीं है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का। तो जैसे आपको मालूम नहीं होगा शायद उनको काइट फ्लाइंग डे की या रक्षाबंधन की, राखी डे, ये सब छुट्टियां उनको नहीं होती है। तो ये एक ही डिपार्टमेंट है जो कम से कम छुट्टियां ले रहा है और काम कर रहा है। तो बी प्राउड, हमारा जैसे फर्स्ट नंबर पे है, तो बी प्राउड ऑफ इंडियन पोस्ट सर्विसेज। थैंक यू।